वेलकम टू इन्फी मैथ। इस वीडियो में हम लोग डुअल सिंप्लेक्स का एल्गोरिदम का महत्वपूर्ण स्टेप देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और हम लोग एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, कोई भी लाइन मिस नहीं करनी है, क्योंकि डुअल सिंप्लेक्स एल्गोरिदम में बहुत से ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो मिस करने पर आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं डुअल सिंप्लेक्स एल्गोरिदम के ओरिजिन के बारे में कि डुअल सिंप्लेक्स एल्गोरिदम कहाँ से आया है। तो हम लोग डुअलिटी के बारे में जानते हैं कि किसी भी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के करस्पॉन्डिंग ऐसा देखा गया है कि एक क्लोजली रिलेटेड प्रॉब्लम होता है जिसे हम लोग डुअल कहते हैं, और डुअल निकालने के बारे में आपको सिखाया भी गया है पहले। इस वीडियो में हम लोग डुअल निकालने का तरीका नहीं देखेंगे क्योंकि ये वीडियो डुअल सिंप्लेक्स एल्गोरिदम के बारे में है। मैं ये एज्यूम करूँगा कि आपको डुअल निकालना आता है। मान लीजिए कोई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमें दिया हुआ है और हम उसे सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर हम उसका डुअल निकालें तो वो भी एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होगा और उसे भी हम सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो एल्गोरिदम है डुअल सिंप्लेक्स एल्गोरिदम, ये बेसिकली एक तरह से जो गिवन प्रॉब्लम है उसका डुअल निकाल कर उस पर सिंप्लेक्स अप्लाई करने का मेथड है, जो आइडिया है। हालांकि हम लोग ये जो प्रोसेस है डुअल निकाल के फिर सिंप्लेक्स अप्लाई करने का, इसे हम नहीं करते हैं। हम बेसिकली अपने टेबल में जो एंटरिंग वेरिएबल और लीविंग वेरिएबल का जो मेथड है और पाइवोटिंग स्टेप है उसमें कुछ ऐसा चेंज करते हैं कि हम उसी टेबल में जिसमें हम सिंप्लेक्स करते हैं उसी में हम लोग डुअल सिंप्लेक्स एल्गोरिदम यानी डुअल निकालकर सिंप्लेक्स लगाने का जो कंसेप्ट है उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, और इसे ही डुअल सिंप्लेक्स एल्गोरिदम कहा जाता है। और डुअल सिंप्लेक्स एल्गोरिदम एक बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है और ये कई बार ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। लेकिन डुअल सिंप्लेक्स एल्गोरिदम और प्राइमल सिंप्लेक्स एल्गोरिदम का कॉम्बिनेशन हर तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो डुअल सिंप्लेक्स एल्गोरिदम की कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? तो डुअल सिंप्लेक्स एल्गोरिदम की सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है कि ये स्टार्ट विथ इनफिजिबल टेबल से स्टार्ट होता है। सिंप्लेक्स में हम लोग जानते हैं कि सिंप्लेक्स में जो कंस्ट्रेन का सेट होता है वो ax लेस देन इक्वल टू बी टाइप का होता है, जहाँ की b जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो इसमें x इक्वल टू 0 जो है ये हमेशा इसका सॉल्यूशन होता है। लेकिन डुअल सिंप्लेक्स एल्गोरिदम हम तब अप्लाई करते हैं जब इसमें से कोई भी b एक निगेटिव होता है, क्योंकि जब b निगेटिव होगा तो x इक्वल टू 0 इस ax लेस देन इक्वल टू b का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ऐसे केस में हम लोग डुअल सिंप्लेक्स एल्गोरिदम यूज करते हैं जब आपका जो पहला टेबल है या कोई भी टेबल है जो इनफिजिबल है, यानी सॉल्यूशन के जो कॉलम में कोई निगेटिव एंट्री है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो मोटिवेशन होता है, जैसे सिंप्लेक्स का मोटिवेशन क्या होता है, हर स्टेप में ऑब्जेक्टिव को बढ़ाते जाना है। तो डुअल सिंप्लेक्स में मोटो होता है हर आइट्रेशन का, वो होता है कि उसकी जो इनफिजिबिलिटी है उसे कम करना है, यानी ये इनफिजिबल से फिजिबल की तरफ लाता है सॉल्यूशन को। ये ऑप्टिमलिटी से इसे ज़्यादा मतलब नहीं होता है, इसे एक्चुअल में मतलब होता है कि इनफिजिबल से फिजिबल कैसे बनाना है। और जैसे ही पूरा टेबल फिजिबल बन जाता है ये एल्गोरिदम टर्मिनेट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि डुअल सिंप्लेक्स एल्गोरिदम ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं फाइंड करता है। डुअल सिंप्लेक्स एल्गोरिदम एक्चुअली एक फिजिबल टेबल फाइंड करता है। इसलिए अगर आप इस प्रॉब्लम को डुअल सिंप्लेक्स एल्गोरिदम में फिजिबल टेबल इनपुट करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो एल्गोरिदम है ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं फाइंड करता है। ये कभी कभी फाइंड कर लेता है बाय चांस, बट इसका जो मेन मोटो होता है वो होता है इनफिजिबल टेबल से फिजिबल टेबल फाइंड करना। इसके लिए हम लोगों को पहले 2 फेज मेथड का यूज़ करना पड़ता था, लेकिन हम लोग डुअल सिंप्लेक्स मेथड से डायरेक्ट इनफिजिबल टेबल से फिजिबल टेबल फाइंड कर सकते हैं। तो जो यहाँ पर नोट में आप देख सकते हैं जो बात इंपॉर्टेंट है कि इसका जो जब एल्गोरिदम कंप्लीट होता है तो ज़रूरी नहीं कि जो सॉल्यूशन दिया गया है वो ऑप्टिमल हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली ये पॉइंट। और अगर डुअल सिंप्लेक्स एल्गोरिदम टर्मिनेट हो चुका है इसका मतलब क्या है, हमारा टेबल जो है वो फिजिबल हो चुका है। इसलिए उसके बाद आप चाहें अगर टेबल ऑप्टिमल नहीं है तो हम फिर सिंप्लेक्स मेथड यूज़ करके वहाँ से ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं।
इसका एग्जाम्पल भी हम लोग किसी अलग वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। पहले हम लोग डुअल सिंप्लेक्स लगाएंगे, एक इनफिजिबल डिक्शनरी से फिजिबल डिक्शनरी अचीव करेंगे और उसके बाद हम लोग सिंप्लेक्स लगाकर एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो डुअल सिंप्लेक्स एल्गोरिदम में जो पहला टेबल बनता है इसके एल्गोरिदम में, वो बिल्कुल जो हमारा सिंप्लेक्स एल्गोरिदम है उसी की तरह बनता है। बस डुअल सिंप्लेक्स एल्गोरिदम में देखना क्या है कि ax लेस देन इक्वल टू b के फॉर्म में जब आपका प्रॉब्लम लिखा हुआ है मैट्रिक्स में, तो जब आप इसे लिखेंगे a i और ये b सॉल्यूशन होगा, इधर आपका बेसिक वेरिएबल होगा xs। तो इस तरह का टेबल बनेगा मैट्रिक्स में मैं लिख रहा हूँ। तो इसमें b जो होंगे कुछ b निगेटिव होने चाहिए, क्योंकि b निगेटिव कुछ होंगे तभी इसका मतलब है कि जो टेबल है वो इनफिजिबल है। तो पहला टेबल इसी तरह बनता है, यहाँ पर हो जाएगा बेसिक, यहाँ पर हो जाएंगे सारे वेरिएबल और यहाँ पर होगा हमारा सॉल्यूशन। तो पहला टेबल इसी तरह बनता है। तो जब टेबल बन जाता है तो हम लोग सिंप्लेक्स में क्या करते हैं, पहले एंटरिंग वेरिएबल का पता लगाते हैं और फिर रेशियो एनालिसिस करके हम लीविंग वेरिएबल का पता लगाते हैं। इसमें ये प्रोसेस उल्टा है, इसमें सबसे पहले हम लोग लीविंग वेरिएबल का पता लगाते हैं। तो इस लीविंग वेरिएबल का पता कैसे लगाते हैं, तो ये जो टेबल है, इस फॉर्म का जो टेबल रहता है, इस साइड जो सॉल्यूशन लिखा रहता है B1 B2 से लेकर BM, इसमें जो सबसे निगेटिव एंट्री होती है वो हमारा होता है लिविंग वेरिएबल। यानी यहाँ पर आपके बेसिक वेरिएबल हैं XM और इसमें जिसके करिस्पॉन्डिंग सबसे ज़्यादा निगेटिव एंट्री है उसे हम लोग लिविंग वेरिएबल कहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर लिविंग वेरिएबल हमारा XJ है, तो जो सबसे निगेटिव एंट्री हुई सॉल्यूशन में उसे हम लोग लिविंग वेरिएबल कह देते हैं और ये हमारा हो गया लिविंग वेरिएबल। इसके बाद हम लोग रेशियो एनालिसिस करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो रेशियो एनालिसिस में ध्यान रखने वाली बात जो है वो ये है कि रेशियो एनालिसिस अब क्या होगा, अब यहाँ पर जो वेरिएबल है उससे होगा। तो रेशियो एनालिसिस में जो है इस रो, जो लिविंग वेरिएबल का रो है और जो ऑब्जेक्टिव का रो है, ये जो ऑब्जेक्टिव का रो है Z, इसका रेशियो निकाला जाता है। अब इसमें ध्यान रखने की वाली बात यहाँ पर लिखी हुई है कि रेशियो आपको तभी निकालना है जब गिवन एंट्री लेस देन इक्वल टू 0 हो। सॉरी, ये स्ट्रिक्टली लेस देन 0 होगा, जब गिवन एंट्री स्ट्रिक्टली लेस देन 0 हो, क्योंकि 0 होगा तो ये जो डिवीज़न है ये अनडिफाइंड हो जाएगा। दूसरी बात, इसमें मॉड लेना ज़रूरी है। तो जब हम लोग इसका जो ऑब्जेक्टिव के कोफिशिएंट से उस वेरिएबल का इससे रेशियो निकालते हैं तो हमें मॉड भी लेना चाहिए इसमें, और इन सारी रेशियो एक्चुअल में यहाँ लिखी जाएगी। इस केस में जो रेशियो होगा वो कहाँ होगा, टेबल के सबसे लास्ट में। एग्जाम्पल देखेंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ पर इसके बाद सबसे जो मिनिमम वैल्यू आएगा उससे हमारा निकलेगा एंटरिंग वेरिएबल। और फिर हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए आपका XI एंटरिंग वेरिएबल आया, तो उसके बाद XI और XJ के इंटरसेक्शन में यहाँ पर हो जाएगा पाइवॉट। और पाइवॉटिंग का स्टेप बिल्कुल सेम है कि पाइवॉट को 1 बनाना है और ऊपर नीचे उसके सारी एंट्री को 0 कर देना है। यहाँ पे सब कुछ 0 हो जाना चाहिए पाइवॉट के ऊपर और नीचे, और पाइवॉट 1 हो जाना चाहिए। तो जब ये चारों स्टेप आइट्रेशन का पूरा हो जाएगा तो फिर हमें नया टेबल मिलेगा। और हम लोग जानते हैं कि ये जो आइट्रेशन का स्टेप है हमें तब तक करते रहना होता है जब तक एल्गोरिदम को टर्मिनेट होने का क्राइटेरिया हमें नहीं मिल जाता है। और ये एल्गोरिदम टर्मिनेट तब होता है जब ये सॉल्यूशन के कॉलम में सारी वैल्यूज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी नॉन नेगेटिव हो जाती है, यानी उस केस में हमें कोई लिविंग वेरिएबल नहीं मिलता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, मान लीजिए किसी प्रॉब्लम में आपके पास लिविंग वेरिएबल है लेकिन एंटरिंग वेरिएबल नहीं निकल रहा है इस रेशियो से, तो उस केस में प्रॉब्लम हो जाता है इनफिजिबल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंप्लेक्स में अगर एंटरिंग वेरिएबल हो और लिविंग वेरिएबल ना हो तो प्रॉब्लम हो जाता है अनबाउंडेड, जबकि डुअल सिंप्लेक्स में अगर लिविंग वेरिएबल हो और एंटरिंग वेरिएबल नहीं हो तो प्रॉब्लम हो जाता है इनफिजिबल। इसके बाद हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं जिससे कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है अभी वो थोड़ी टेस्ट हो जाए। तो जो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ टेबल डज द डुअल सिंप्लेक्स एल्गोरिदम स्टार्ट विथ, और ये काफ़ी आसान है, ये एक इनफिजिबल टेबल से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द गोल ऑफ ईच आइट्रेशन ऑफ डुअल सिंप्लेक्स एल्गोरिदम। तो अभी मैंने बताया कि डुअल सिंप्लेक्स एल्गोरिदम एक्चुअली इनफिजिबल से स्लाइटली लेस इनफिजिबल डिक्शनरी की या टेबल की तरफ जाता है। तो टू मेक द टेबल लेस इनफिजिबल, इसका आंसर बी होगा। अब हम लोग एक एग्जाम्पल से इन सारे स्टेप्स को देखते हैं। तो जो एग्जाम्पल
डुअल सिंप्लेक्स एल्गोरिदम को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए लिया है वो है एक 2 वेरिएबल का प्रॉब्लम है, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है मैक्स जेड x1 माइनस 3x2 सब्जेक्ट टू x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 2, x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 2x1 माइनस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए ये एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है सबसे पहली बात। दूसरी बात, इसमें दोनों तरह की इनइक्वालिटी का यूज किया गया है, लेस देन इक्वल टू भी है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी है। और ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू वाला पार्ट है इसके कारण ही जो प्रॉब्लम है वो इनफिजिबल हो जाए। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग इन सारी इनइक्वालिटी को लेस देन इक्वल टू के फॉर्म में लिखते हैं, यानी इसमें हमें -1 से मल्टीप्लाई करना होगा और इस रो में भी हमें -1 से मल्टीप्लाई करना होगा, और तब जो हमें इनइक्वालिटी मिलेगी वो लेस देन इक्वल टू मिलेगी। मान लीजिए यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट इस तरह का होता x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो इसे भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, और फिर इसे -1 से मल्टीप्लाई करके लेस देन इक्वल टू इनइक्वालिटी में लिखना पड़ता। तो सबसे पहला काम ये करना है कि प्रॉब्लम को मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में बदल लेना है, और दूसरा सारी इनइक्वालिटी को लेस देन इक्वल टू टाइप में कन्वर्ट कर लेना है, और उसके बाद टेबल बनाना बहुत आसान होता है। तो जब हम सारी इनइक्वालिटी को लेस देन इक्वल टू टाइप में कन्वर्ट कर लेंगे, और ऑब्जेक्टिव चूंकि मैक्सिमाइजेशन पहले से था तो ऑब्जेक्टिव को लेफ्ट साइड लेकर ये पहला इक्वेशन क्रिएट कर लेंगे, और सारी इनइक्वालिटी जब लेस देन इक्वल टू टाइप की हो जाएगी तो ये प्रॉब्लम दिखने में ऐसा लगेगा। और आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू था वहाँ निगेटिव एंट्री आ चुकी है। अब हम इस तीनों इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए स्लैक वेरिएबल S1, S2 और S3 का यूज करेंगे, और जब हम ऐसा करेंगे तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो दिखने में ऐसा होगा। और इससे अब हम लोग अपना पहला टेबल बनाएंगे। तो जो हमारा पहला टेबल बनेगा, आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव वाले रो से ये पहला रो बना, उसके बाद इन तीनों इक्वेशन से ये बीच का पार्ट बना है, और जो बेसिक वेरिएबल होगा वो S1, S2, S3 है। और हम लोग देख सकते हैं कि S1 की वैल्यू क्या है फर्स्ट टेबल में 2, S2 की वैल्यू क्या है -4, और S3 की वैल्यू क्या है -3। लेकिन S1, S2, S3 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये जो गिवन वैल्यू है S2 इक्वल टू -4 एंड S3 इक्वल टू -3 ये परमिशिबल नहीं है, और इसलिए ये टेबल क्या है, इनफिजिबल है। चूंकि टेबल इनफिजिबल है इसलिए हम लोग इसमें क्या अप्लाई करेंगे, डुअल सिंप्लेक्स एल्गोरिदम। तो डुअल सिंप्लेक्स एल्गोरिदम का पहला स्टेप क्या है, लिविंग वेरिएबल डिसाइड करना। तो लिविंग वेरिएबल क्या होता है, ये जो सॉल्यूशन का कॉलम है उसमें जो मोस्ट निगेटिव एंट्री होती है वो होता है लिविंग वेरिएबल, यानी हमारा लिविंग वेरिएबल है S2। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग रेशियो एनालिसिस करेंगे। तो रेशियो जो होता है वो नीचे निकलता है, और रेशियो सिर्फ उसी एंट्री का निकलता है जो निगेटिव हो। तो यहाँ देखिए ये एंट्री निगेटिव है, तो -1 बाय -1, और इसका जब हम मॉड लेंगे तो हमें मिलेगा 1। ये हो जाएगा 3 बाय -1, जब हम इसका मॉड लेंगे तो ये हो जाएगा 3, और ये चूंकि 0 है तो रेशियो नहीं निकलेगा, ये पॉजिटिव है तो नहीं निकलेगा, ये 0 है तो नहीं निकलेगा। अब इसमें जो मिनिमम वैल्यू है यानी ये 1, ये हमारा हो गया एंटरिंग वेरिएबल, और पाइवॉट क्या हो गया, दोनों का इंटरसेक्शन, तो ये हो गया हमारा पाइवॉट। अब देखिए जब हम इसे 1 बनाएंगे, इस पाइवॉट को जब हम लोग 1 बनाएंगे तो इसे हम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और ये बन जाएगा पॉजिटिव। तो नेक्स्ट टेबल में ये जो वैल्यू निगेटिव दिख रही है वो नेक्स्ट टेबल में पॉजिटिव हो जाएगी, यानी ये क्या हो गया, इनफिजिबल से फिजिबल हो गया। तो नेक्स्ट टेबल में इसे हम लोग 1 करेंगे और ये सारी एंट्री को हम लोग रो ऑपरेशन का यूज़ करके 0 बनाएंगे। तो इस पूरे रो में आपको -1 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये 1 बन जाए, और एप्रोप्रिएट रो ऑपरेशन करके इन सब एंट्री को 0 बनाना होगा। तो जब हम लोग ऐसा करेंगे तो हमें अपना नेक्स्ट टेबल मिलेगा जो होगा टेबल नंबर 2, और इस टेबल में हम लोग देख सकते हैं कि सॉल्यूशन के कॉलम में जो नेगेटिव एंट्री है वो यहाँ पर है, इसलिए S1 हमारा लिविंग वेरिएबल होगा। अब हम रेशियो एनालिसिस करते हैं तो सिर्फ हमें एक नेगेटिव एंट्री इसमें दिखती है, इस पूरे रो में। इस पूरे रो में सिर्फ एक नेगेटिव एंट्री है -2, और 4 बाय -2 का जब हम मॉड लेंगे तो हमें मिलेगा 2, और x2 हो जाएगा हमारा एंटरिंग वेरिएबल। हालांकि इसमें निकालने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि ये एकमात्र एलिमेंट था, बाकी सब इग्नोर कर दिए जाएंगे।
तो जो हमारा एंटरिंग वेरिएबल और लिविंग वेरिएबल का इंटरसेक्शन हो गया वो हो गया -2, और अब ये हमारा पाइवट बन गया है, तो हम लोग इसे 1 बनाएंगे नेक्स्ट टेबल में और इन सारी एंट्री को 0 बनाएंगे। जब हम ये पाइवोटिंग का स्टेप करेंगे तो हमें नेक्स्ट टेबल मिलेगा, और इस नेक्स्ट टेबल में हम लोग एक चीज़ नोटिस करें कि जो सॉल्यूशन का कॉलम है उसमें सारी वैल्यू क्या है, नॉन निगेटिव है, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसलिए डुअल सिंप्लेक्स एल्गोरिदम जो है वो टर्मिनेट कर गया है। देखिए अब डुअल सिंप्लेक्स एल्गोरिदम टर्मिनेट हो चुका है, इसका मतलब ये जो टेबल है वो क्या है, वो टेबल है फिजिबल। ऑप्टिमल है या नहीं है ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये फिजिबल ज़रूर है। तो टेबल जो है वो फिजिबल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या टेबल ऑप्टिमल है। तो ऑप्टिमल देखने के लिए हम लोगों को ऑब्जेक्टिव का रो देखना होता है। तो ऑब्जेक्टिव के रो में अगर हम देखें तो हमें सारे वेरिएबल के करेस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट दिख रहे हैं वो हमें दिख रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसलिए ये टेबल एक्चुअल में ऑप्टिमल भी है। तो इस टेबल में जो है फिजिबिलिटी भी है और ऑप्टिमैलिटी भी है, और इसलिए ये जो है सिंप्लेक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है इस टेबल में। तो सिंप्लेक्स प्रॉब्लम का जब सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो x1 इक्वल टू मिलेगा 3, तो x1 इक्वल टू 3 हो गया, x2 इक्वल टू हो गया 1, तो x2 इक्वल टू हो गया 1। इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव की वैल्यू हो गई वो हो गई 0, जो कि हमारा मेन सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में हम लोगों ने डुअल सिंप्लेक्स एल्गोरिदम के बारे में जाना। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।